हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नो के एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 5 को। चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2021 तक आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिस्टिक, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय वितरण रणनीति और लॉजिस्टिक। तो इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है जून 2011 का, लॉजिस्टिक प्रबंधन की कुल प्रणाली अवधारणा तथा कुल लागत अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से 2-3 बार आया हुआ है। फिर है जून 2015, इसमें है रणनीति लॉजिस्टिक योजना के 3 प्रमुख पक्ष क्या हैं, इन पक्षों की व्याख्या कीजिए तथा लॉजिस्टिक योजना को प्रभावित करने वाले मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 2011 के बाद 2015 में आया है, इट मीन्स 2012, 13 और 14 में सेकंड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी आगे की मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब हम करते हैं दिसंबर 2016 में क्वेश्चन, रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना के ढांचे तथा उसके मुख्य पक्षों की व्याख्या कीजिए तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन आगे भी एक बार आया हुआ है। तो ये आपको ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में मिलेगा ना ही सेल्फ असेसमेंट में मिलेगा। ये हमारा नीरज की बुक में परिचय वाले पार्ट में आंसर इसका दिया हुआ है, तो हम उसमें से आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीछे के जो बच्चे सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करते हैं उनको ये क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा। तो परिचय वाला पार्ट भी, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है नीरज की बुक में, वो भी बहुत केयरफुली आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ओके, अब है हमारा जून 2017 का क्वेश्चन, राजनीतिक लॉजिस्टिक योजना के मुख्य पक्ष क्या हैं, इन पक्षों की व्याख्या कीजिए तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। देखो 2 बार तो लगातार ही आ गया, ये दिसंबर 2016 में और जून 2017 में, इसके बाद भी एक बार और आया हुआ है। फिर है जून 2018 में, देखिए रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा उसके मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी उसी से कनेक्टेड है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, कुल लागत अवधारणा तथा लागत का संतुलन एक दूसरे के साथ चलते हैं, विवेचना कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं मिलेगा। तीनों अवधारणाएं तो दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो मैं आपको कराऊंगी बाद में, लेकिन ये अलग मुझे परिचय के पार्ट में से बनानी पड़ेगी एक वीडियो, ये सेपरेट वीडियो बनेगी, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिप्पणी लिखिए। फरवरी 2021 में आया हुआ है और ए और बी पार्ट करके आया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक का 7R फ्रेमवर्क। ये 7R फ्रेमवर्क क्या है, जब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी असेसमेंट वाला, ये उसी का एक पार्ट है, तो हम ये वाला क्वेश्चन 7R फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और फिर जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है हमारा 5, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इसी का भी पार्ट है विदेशी व्यापार का वातावरण। तो आपने देखा होगा कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो लगभग जो मेरे पास डाटास अवेलेबल थे, ठीक है, उसमें कुछ दिसंबर वाले पेपर्स नहीं हैं, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है वैसे मेरे पास नीरज की, मैं उसमें से करा रही हूँ, लेकिन जो डाटास अवेलेबल नहीं थे हो सकता है उनमें हो, या फिर जो क्वेश्चन है ये 2 चैप्टर का, ये अगर ये आता है तो चैप्टर नंबर 3 का नहीं आता, और अगर चैप्टर 3 से आता है तो चैप्टर नंबर 2 से नहीं आता। मैंने ये एनालाइज किया है पूरे पेपर्स को देख के, और कभी कभी 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों से ही आए हैं। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर में से आना ही है, 99% उसमें से आया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, तो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन तो आपको चैप्टर 1 से मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 या 3 से मिल सकता है। ठीक है, तो आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर बहुत स्मूथली कर लेना है। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, हो सकता है बाय लक 2 भी आ जाए। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आपको सारे आने चाहिए। आपके पास चॉइस करने का ऑप्शन होना चाहिए कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं। ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो पूरे साल पढ़ते नहीं हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो प्रेफरेंस तो मेरी यही रहती है कि आप लोग सारा सिलेबस पढ़िए, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट चैप्टर में से आपको मिल जाएगा और सेकंड थर्ड चैप्टर को करने से आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे भी मैं इसी तरह आपको डिस्कस करवाती रहूँगी। तो देख लेते हैं, ये हमने देख लिया सारा 2018 से लेकर 21 तक। अब मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन और कंटिन्यू करा रही हूँ। कौन से? जो हमने कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किए थे, उसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की। आज मैं ये दोनों क्वेश्चंस भी करा दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट बनाने के लिए बोले हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगी। तो सारी वीडियोज़ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन है, ग्राहकों के व्यवहारिक स्वरूपों को बताइए जो लॉजिस्टिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कि ग्राहकों के वो कौन से व्यवहारिक रूप होते हैं जो लॉजिस्टिक हमारी जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको प्रभावित कर सकते हैं। आंसर है, लॉजिस्टिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले ग्राहकों के व्यवहारिक स्वरूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आयातकों व निर्यातकों पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आरोपित किए गए शुल्क, कोटा व अन्य प्रतिबंध लॉजिस्टिक क्रियाओं के हेतु चिंताजनक होते हैं, क्योंकि जो आयातक है इम्पोर्टर है और जो निर्यातक है एक्सपोर्टर है, उन पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, शुल्क लगाती है, कोटा लगाती है, अन्य प्रतिबंध लगाती है। तो ये जो क्रियाएं हैं ना, उसके लिए चिंताजनक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि ये टैक्स वगैरह लगते हैं तो कॉस्ट हो जाती है महंगी आयातकों के लिए और निर्यातकों के लिए। तो अगर आयातक है और कॉस्ट महंगी हो गई है तो अपने ही देश में ग्राहक उन चीज़ों को कम खरीदेंगे, क्योंकि कोई हमें जैसे मांग और सप्लाई का रूल पता है, अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, उसकी मांग कम करते हैं। ठीक है, और इसी तरह कोई चीज़ महंगी होती है तो वो उसकी बिक्री भी कम होती है। और अगर निर्यातकों पे लगाते हैं तो उस पर भी है कि अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया है तो निर्यात करेंगे, निर्यात करने से उनकी कुछ हो जाएगी महंगी, तो विदेशों में उनकी भेजी गई चीज़ें जो उन्होंने एक्सपोर्ट की हैं उनके ग्राहक कम हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड है, व्यापार क्षेत्र चालन लागत में कमी के कारण संभावित ग्राहकों को घरेलू बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो व्यापार क्षेत्र उत्पादन व संग्रहण का मूल आधार है और लंबे अग्रता समय के प्रभाव को घटा सकते हैं। वह उत्पादन, वितरण व विदेशी विक्रय इन विक्रयों से प्राप्त राजस्व के साथ नज़दीकी तुलना करने में मदद देता है। तो देखिए इसमें क्या है, हालांकि क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। व्यापार क्षेत्र चालन लागत में कमी होने के कारण, व्यापार क्षेत्र में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें कमी के कारण जो संभावित ग्राहक है, प्रोस्परस ग्राहक है, यानी कि जो भी है नहीं पोटेंशियल, जो कभी हमारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो जो संभावित ग्राहक हैं उनको घरेलू बाजार से प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। घरेलू बाजार कौन? हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है वो, उसे प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, जो व्यापार क्षेत्र उत्पादन व संग्रहण का मूल आधार है, तो प्रतिस्पर्धी सेवाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव सर्विसेज दी जाती हैं। तो जो व्यापार क्षेत्र के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और संग्रहण मतलब स्टोरेज का मूल आधार है और लंबे अग्रता समय के प्रभाव को घटा सकता है। और जो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम का जो टाइम है ना, उसमें उसके प्रभाव को घटा सकता है, क्योंकि उत्पादन, वितरण व विदेशी विक्रय, ये सब क्या है? उत्पादन है, वितरण है, विदेशी विक्रय है। ये लॉन्ग टाइम में सब चेंजेस हो जाते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ये फिक्स हो सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम में चेंज होते हैं। तो इन विक्रयों से प्राप्त राजस्व, इन ये जो सेल होती हैं उनसे जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, उसके साथ नज़दीकी तुलना करने में मदद देता है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे कुछ खास क्लियर नहीं है और ये पेपर में आया भी नहीं हुआ, तो आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के सरकारी विनियमों से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली किस तरह प्रभावित होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो कोई देश है मान लो, और उसमें जो सरकारी विनियमन है, जो गवर्नमेंट की एक्सचेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है, उससे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्रोसेस किस तरह से प्रभावित होता है। क्योंकि हर देश के अलग रूल्स होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक किस तरह से प्रभावित होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आंसर है, सरकारी विनिमय उस लॉजिस्टिशियन को जो कि अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली का नियोजन या प्रचालन करता है, बड़ी मात्रा में सरकारी वैधानिक विनियमों से निपटना पड़ता है। जो भी लॉजिस्टिशियन है, जो भी सरकारी विनिमय को लॉजिस्टिक करता है, अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली का नियोजन करता है, प्लानिंग करता है और ऑपरेट करता है, तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी वैधानिक विनियम होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे निपटना पड़ता है, जो लोकतांत्रिक व तानाशाही वाले राज्यों में अलग अलग होते हैं। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ पे किसी एक का ही रूल चलता है, एक ही पार्टी का, उन राज्यों में अलग अलग होते हैं। तो ये विनिमय वितरण के हर पक्ष को प्रभावित करते हैं। विनिमय वितरण का 2 पक्ष होता है, आयात निर्यात, सेल परचेज वगैरह, तो ये हर पक्ष को, और साथ में ग्राहक होता है और
विक्रेता होता है, इन सारे पक्षों को प्रभावित करते हैं। जैसे संप्रेषण, प्रलेखन व विपणन आदि सामान्य रूप से या विनिर्माण सुविधाओं तथा भंडारण के स्थान को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो क्या है ये कि संप्रेषण, प्रलेखन जो भी कम्युनिकेशन है वो, या विपणन होता है कि किसी चीज़ का वही लॉजिस्टिक प्रणाली, इसको सामान्य रूप से विनिर्माण सुविधा कौन सी होती है, जहाँ पे कोई चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, उनकी सुविधाओं को, और जो भंडारण यानी कि स्टोरेज है उस स्थान को ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा अपने हितों, क्योंकि जो जिस देश में हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी सरकार अपने हितों को, जैसे कि वहाँ के रोजगार, औद्योगिक समृद्धि, कच्चे माल के उपयोग और अधिग्रहण को देखरेख कर ही अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। तो हमारा जैसे क्वेश्चन था कि किसी देश की सरकारी विनिमय से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली किस तरह प्रभावित होती है, तो जिस भी देश के साथ बिजनेस किया जा रहा है उसके जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, और कभी कभी ये थोड़े से प्रॉब्लम वाले होते हैं जो अपने हित में नहीं होते, लेकिन जिस देश में हम बिजनेस कर रहे हैं वो अपने हित के हिसाब से ही काम करेंगे, तो उनके हितों के हिसाब से ही हमें उन विनिमयों से निपटना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए जो लास्ट ईयर्स में आए हुए थे, और आज की वीडियो में हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन हो गए थे और 2 क्वेश्चन अब हो गए, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन, और उसके बाद 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो भी कर लेंगे, और ये